सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खी पर। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने किया एस्टेक 2025 का उद्घाटन। 1 लाख करोड़ की आरडीआई स्कीम फंड की लॉन्चिंग। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की वैश्विक पहचान। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज। सभी दलों की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। 2 चरणों में होगा चुनाव। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान। 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। पार्टी में असंतोष और सहयोगी कांग्रेस की नाराजगी से अमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट में देश भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले के मामले पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम बनेंगे। राजस्थान के एक्सप्रेसवे पर मौतों के बाद एक्शन। हाईवे किनारे से अवैध ढाबों को हटाया गया। भारी वाहनों की पार्किंग से हो रहे हादसे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। आतंकियों के 2 ठिकानों को किया गया तबाह। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और जयपुर से खबर आपको बता देते हैं। जयपुर में फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ। बता दें कि बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का इलाज शहर के एसएमएस अस्पताल में जारी। ब्रेक फेल होने के बाद डंपर सड़क पर हुआ बेकाबू। करीब 40 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों को टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का इलाज जारी। शहर के एसएमएस अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है। जयपुर में फिर बड़ा सड़क हादसा। भीषण सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का इलाज शहर के एसएमएस अस्पताल में जारी। जयपुर में फिर बड़ा हादसा हुआ। बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर। भीषण सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत। भीषण सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का इलाज जारी। जयपुर में सड़क हादसा, अब तक 10 लोगों की मौत। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। संत कबीर नगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौलाना शमशुल हुदा खान पर एफआईआर। इंग्लैंड की नागरिकता लेकर भारत में सक्रिय विदेशी मुद्रा अधिनियम और धोखाधड़ी में केस। आजमगढ़ संत कबीर नगर के मदरसों की मान्यता हुई रद्द। रजा फाउंडेशन एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। यूपीएटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। मदरसों के लिए फंड जुटाने में दलाली का आरोप। इस्लाम प्रचार के नाम पर पाकिस्तान यात्राएं। कट्टरपंथी मौलाना और संदिग्धों से संपर्क। जम्मू कश्मीर के संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ाव। एटीएस ने मौलाना की गतिविधियों को बताया संदिग्ध। खलीलाबाद थाने में दर्ज हुई गंभीर धाराओं में एफआईआर। इस्लाम प्रचार के नाम पर पाकिस्तान यात्राएं। जम्मू कश्मीर के संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ाव।
एटीएस से मौलाना की गतिविधियों को बताया संदिग्ध। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी, लगातार यूपी एटीएस जो है लगातार इस पर जांच कर रही थी, इस पूरे मामले को लेकर के। जिस प्रकार से शमशुल का पूरा मामला जब सामने आया एटीएस के द्वारा, तब एटीएस के द्वारा जो है खलीलाबाद में जो है उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जिस प्रकार से एटीएस ने पूरी जानकारी बताई है कि शमशुल जो है इंग्लैंड की नागरिकता को लेकर के जो है भारत में जो है इस्लामी कारण को बढ़ावा देने के लिए जो है लगातार जो है वो फंडिंग भी कर रहा था। और जिस प्रकार से देखा जाए धर्म परिवर्तन से लेकर के जो है देख सकते हैं कि उसमें भी इसकी फंडिंग पाई गई। इसके लगातार देखा ये जो सामने चीजें निकल करके आई कि ये पाकिस्तान में भी जाकर के जो है इस्लाम को लेकर के वहां पर कई बार जा चुका था। साथ ही साथ इसका जम्मू कश्मीर के कई संगठनों से इसकी बातचीत होती थी। जिस प्रकार से मदरसों में फंडिंग को लेकर के जो है इसके द्वारा जो है फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो कहा जाए जिस प्रकार से एटीएस ने पूरी जांच में इसकी फंडिंग से लेकर के जिस प्रकार से जो है धर्म परिवर्तन अवसंगी लोगों से, चाहे वो जम्मू कश्मीर को हो या पाकिस्तानी, वो उनसे लगातार बातचीत करता रहता था, वहां पर जाए उसके द्वारा वहां पर जाता भी था। तो भारत को लेकर के कई प्रकार की जो है इसमें गतिविधियां पाई गई और उसी के तहत जो है मौलाना शमशुल के खिलाफ जो है खलीलाबाद में जो है मामला दर्ज किया गया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मौलाना शमशुल पर एफआईआर दर्ज, यूपी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। मदरसों के लिए फंड जुटाने में दलाली का आरोप। कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नकली पोटाश फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। चंद पैसों के लालच में किसानों की फसलों से खिलवाड़। चंद पैसों के लालच में किसानों की फसलों से खिलवाड़। बड़े पैमाने पर चल रहा था नकली पोटाश का खेल। नमक और कलर मिलाकर बनाई जा रही थी नकली पोटाश। करीब 700 से 800 में दुकानदारों को बेची जा रही थी। दुकानदार नकली पोटाश को 1500 से 1800 रुपए में बेच रहे थे। कृषि विभाग की कार्रवाई से खुला नकली पोटाश का खेल। नकली पोटाश बनाने वाले कई लोग भी पकड़े गए हैं। कन्नौज, कानपुर सहित कई जिलों में माफियाओं का जाल। तिरवा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नकली पोटाश बनाने वाले कई लोग पकड़े गए। कन्नौज, कानपुर सहित कई जिलों में माफियाओं का जाल। जी, उसमें हमको एक गाड़ी जो है पहले बरामद हुई तिरवा तहसील में, यूपी 74 T 1649। इसमें जो है 37 बोरी पोटास था और 9 बोरी डीएपी थी। आईपीएल ब्रांड की दोनों थी। फिर उसके बाद में प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ ये संदिग्ध है। फिर उसके बाद में एक हमको और पिकअप बरामद हुई शाम के समय, और उस पिकअप में फिर उसकी जब और छानबीन की गई तो पता लगा कि ग्राम सतौरा और थाना तिरवा में जो है एक संचालक है आशीष कुमार, कुरसाईगंज के रहने वाले हैं। उनके यहाँ से फिर 174 बोरी नमक का बरामद किया गया। बाना से खबर, जहां पर एसडीएम अमित शुक्ला ने चकबंदी लेखपाल को पीटा। एसडीएम ने पीटने के बाद लेखपाल को बनाया बंधक। बता दें कि भवन निर्माण संबंधी मामले में लेखपाल को पीटा गया। मन माफिक आख्या न लगने से नाराज थे एसडीएम। चकबंदी लेखपाल विकास सिंह से नाराज थे एसडीएम। पूर्व में एमएलए के साथ विवाद को लेकर चर्चा में आए थे। बता दें कि पहले भी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी कर चुके हैं एसडीएम। तमाम शिकायतों के बाद भी एसडीएम पर कार्रवाई नहीं हुई।
चकबंदी लेखपाल संघ ने कमिश्नर डीएम से की शिकायत। जनपद की नरैनी तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सीधे आपको ले चलते हैं पटना, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हम और एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण भारी संख्या में दीघा विधानसभा क्षेत्र के सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, जिस धरा ने आज से 2000 वर्ष पहले भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया था, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए दीघा के नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार ये साबित कर चुका है कि बिहार समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। बिहार का स्वर्णिम बनने का मतलब भारत का स्वर्णिम बनना। बिहार का विकसित बनने का मतलब भारत का विकसित बनना। इसी धरा पर चंद्रगुप्त मौर्य करके दिखाया था। बिहार की वह धरती है जिस धरा ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया। ये बिहार वही धरा है जहां पर मां जानकी ने जन्म लेकर के साक्षात जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी के रूप में जन्म लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंधों को सदैव के लिए रोटी बेटी के अटूट संबंध के साथ जोड़ने का काम किया। बिहार की वही धरा है, जब भी कोई लोकतंत्र पर प्रहार करेगा बिहार उठ खड़ा होगा। बिहार के नौजवानों का जज्बा जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस की दुर्विसंधि को फेल करते हुए उनके द्वारा संविधान का गला रोंदने का जो काम किया गया था, बिहार के नौजवानों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में फिर से लोकतंत्र की बहाली के यज्ञ को आगे बढ़ाया था। ये बिहार की धरती
जिसने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया। ये बिहार की धरती जिसने विद्यापति जैसे साहित्यकार दिए। ये बिहार की धरती जिसने मैथिली और भोजपुरी की छठ की परंपरा को वैश्विक मान्यता प्रदान करने वाली शारदा सिन्हा को जन्म दिया। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करने का कि इच्छा किसकी न हो रही हो। बहनों और भाइयों, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं बीच में आने वाला था लेकिन समय नहीं मिला, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके जो कार्य किया है उसके प्रति आप सभी का हृदय से आभार। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग थे जो इतनी गौरवशाली परंपरा को जिन लोगों ने पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। आज से 20 वर्ष पहले बिहार के सामने क्या हालात पैदा हो गए थे। बिहार, जिस बिहार की गौरवशाली परंपरा पर भारत गौरव की अनुभूति करता है, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो आज महागठबंधन के रूप में आए हैं। कांग्रेस, आरजेडी और उनके सभी पार्टनर्स। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं आरजेडी के 1992 से लेकर के 2005 के शासनकाल में इस बिहार के अंदर क्या नहीं हुआ था। बिहार के अंदर जातीय संघर्ष, लगभग 6 दर्जन बड़े जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी बिहार में। जातीय सेनाएं खड़ी करके हिंदू को हिंदू से लड़ा करके बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर अराजकता फैलाने की छूट दी गई। हिंदू को हिंदू से लड़ाने और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चलते हुए हर माफिया को अपना शागिर्द बनाने की घोड़ बिहार के अंदर जो 1992 से लेकर 2005 के बीच में प्रारंभ हुई, इसने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। कोई भी आईपीएस, कोई भी आईएएस, कोई भी आईएफएस बिहार के अंदर नौकरी करने को तैयार नहीं। आप जब डीजीपी को मुंशी कहकर के बुलाएंगे, मुख्य सचिव को बाबू बोल करके बुलाएंगे, ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो जाएगा। निवेशकों को अपहरण करेंगे, कोई भी नहीं आएगा। और ये बिहार के पास होता था। ऐसे लूट खसोट, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कैसे सेंध लगती थी, बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता था। ये बिहार के सामने संकट किसने खड़ा किया? यही आरजेडी है, यही कांग्रेस है जो इस पाप के भागीदार है। और वही एहसास कराने के लिए आज आपके पास हैं। आज के बिहार के पास क्या नहीं है? आज तो फिर बिहार अब स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हुआ है। बिहार सड़क की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की व्यवस्था, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग से हल्दिया से पटना होते हुए अयोध्या और प्रयागराज को जोड़ने की व्यवस्था, बिहार के अन्नदाता किसानों की उपज को और यहां की फैक्ट्रियों में बनने वाले प्रोडक्ट को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए ड्राई पोर्ट से लेकर के बंदरगाह बनाने की कार्रवाई ये तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज बिहार एनआईटी है, आईएम है, एम्स है,
मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। यहां पर आज स्मार्ट सिटी के दर्शन हो रहे हैं। यही सिटी डेवलप हो रही है। बिहार अब सेमीकंडक्टर के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार के नौजवानों की गलती उस समय नहीं थी जब बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। बिहार का नौजवान तो हमेशा से मेधावी रहा है। अपनी मेधा से दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, लोहा मनवाया है। बिहार के नौजवान के सामने संकट की स्थिति पैदा की थी इन लोगों ने, जो लोग जातीय आधार पर समाज को बांटने का पाप किए थे। बिहार को नक्सल हिंसा की चपेट में लाए थे। 2005 में बिहार ने गड़ाई ली, फिर से बिहार खड़ा हुआ और आज बिहार विरासत और विकास के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ा है, कल्याणकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ा है, ये नया बिहार है। ये बिहार, जिस बिहार पर आज भारत भी गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हम लोग आए थे पिछले चुनाव के समय और तब हम कहा था कि अब आपको नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके नारे हम यूपी में हकीकत में बदल डालेंगे। हमने कहा था, उससे पहले हम लोग आते थे, लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने कहा बनाएंगे नहीं, बन गया, राम मंदिर अयोध्या में खड़ा हो गया। अब कोई संदेह है क्या? और जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है, क्योंकि अयोध्या और बिहार का मिलन तो राम और जानकी के मिलन से ही प्रारंभ होता है। और यह अटूट संबंध हमेशा था, हमेशा रहा। और उसी संबंध को बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी दो। 6155 करोड़ रुपए इसके लिए दे दिए। काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गया है। बहनों और भाइयों, राम की संस्कृति पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। दुनिया राम की संस्कृति को, बुद्ध की संस्कृति को मानती है, लेकिन कांग्रेस, आरजे और सपा ये राम और कृष्ण की संस्कृति पर विश्वास करती है। कांग्रेस ने कहा राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया, लेकिन तब भी राम भक्त कहता था रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर बन गया ना। अयोध्या दुनिया की सुंदर नगरी बन गई है, देश की पहली सोलर सिटी। आज कोई अयोध्या आता है, अभी मैं एयरपोर्ट पे था, एक सज्जन मिले मुझे पटना के, कहा अयोध्या में मैं भी होटल खोल रहा हूं। मैंने कहा जल्दी खोल दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। बहनों और भाइयों, हमारा परिवहन मंत्री तो बिहार का ही रहने वाला है। उत्तर प्रदेश कैसा भेदभाव जी? सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, कोई पहचानता ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति तो ये मानता है कि बिहार हमारा ननिहाल है। और बहनों और भाइयों, उसी भाव के साथ हर उत्तर प्रदेश वासी आज बिहार में आता है, बिहार का वासी उत्तर प्रदेश में जाता है और विकास की इस प्रक्रिया को मिलकर के काम आगे बढ़ाने की तैयारी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विकास भी है, विरासत भी है और गरीबों का कल्याण भी है। ये सोचो ना, आरजेडी की सरकार के समय गरीबों का अन्न हजम ही कर गए थे, पशुओं का चारा भी खा गए थे। 900 करोड़ का पशुओं का चारा खा गए। मोदी जी के समय में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 80 करोड़ लोगों को। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान
बीमा की स्वास्थ्य बीमा का कवर और 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, वरिष्ठ नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है, उसको वयम वंदना कार्ड के माध्यम से आयुष्मान भारत की सुविधा 5 लाख रुपए हर वर्ष उपलब्ध होंगे। यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, नहीं किया। आरजेडी कर सकती थी, नहीं किया, क्योंकि गरीब एजेंडे में कभी नहीं था, कभी नहीं था। महिलाएं इनके एजेंडे में कभी नहीं थी, बुजुर्ग कभी नहीं थे, कभी नहीं थे, और इसीलिए विकास भी नहीं कराते थे। आप सोचो, 46 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुल गए, मीडिएटर समाप्त, सरकार का पैसा, पेंशन का पैसा हो, सहायता का पैसा हो, सीधे गरीब के खाते में जाएगा, महिलाओं के खाते में जाएगा। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के कनेक्शन, 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के मुफ्त कनेक्शन, और यही नहीं, 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाए। बहनों और भाइयों, किसी गरीब को सिर ढकने के लिए आपने देखा होगा पिछले 5 दिन कितनी बारिश पड़ रही थी। गरीब के सामने संकट खड़ा होता है जब लगातार बारिश पड़ती है। आज उसका समाधान भी मोदी जी ने कर दिया है। इंजन की सरकार समस्या नहीं, समाधान पर बात करती है। आरजेडी कांग्रेस ने समस्या दी थी, इसलिए समस्या की ही चर्चा करती है। और मैं तो इन तीनों के बारे में बोलता हूं, कांग्रेस, सपा और आरजेडी। कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 3 बंदर दिए थे। बहनों और भाइयों, 3 बंदर थे, उस समय की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बापू ने दिए थे। एक, कान से नहीं सुनना है, गलत नहीं सुनना है, गलत नहीं बोलना है, और खराब नहीं देखना है। अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। लेकिन आज महागठबंधन के पास 3 बंदर हैं, एक पप्पू के नाम पे, एक टप्पू के नाम, एक अप्पू के नाम पे। एक अच्छा नहीं बोल सकता है, एक को अच्छा नहीं दिखाई देता है, और एक को अच्छा नहीं सुनाई देता है। इसीलिए एनडीए की डबल इंजन सरकार के विकास के कार्य इनको अच्छा नहीं लगते हैं, अच्छा नहीं दिखाई दे रहे, उसके बारे में अच्छा ही बोल ही नहीं सकते। और बहनों और भाइयों, हमें इस बारे में देखना है, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है। बिहार की अस्मिता को ध्यान में रख करके एनडीए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का एक अभियान भी है। स्वर्णिम बिहार फिर से एनडीए की सरकार ही दे सकती है। और पिछले 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो विकास की एक लंबी छलांग लगाई है, इस लंबी छलांग को स्वर्णिम बिहार के रूप में बदलने के लिए थोड़ी प्रयास और करने की आवश्यकता है। और सौभाग्य से एक जुझारू नेता श्री संजीव चौरसिया के रूप में आपके सामने 1024 बीघा जो बात इन्होंने उठाई है, वैसे नहीं उठाई है, क्योंकि समाधान कैसे होना है उस समाधान पर उन्होंने सोचा है, समस्या पर नहीं। और इसलिए समाधान अंतिम चरणों में चल रहा है। अंतिम चरणों में मान करके चलिए कि एनडीए सरकार बनते ही विदिन 6 मंथ वहां के हर व्यक्ति को वहां का मालिकाना अधिकार मिलने वाला है, वहां का कब्जा मिलने वाला है। और बिहार के दीघा विधानसभा से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चोल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बांदा से खबर आपको बता देते हैं। बांदा से खबर, एसडीएम अमित शुक्ला ने चकबंदी लेखपाल को पीटा। एसडीएम ने पीटने के बाद लेखपाल को बनाया बंधक। भवन निर्माण संबंधी मामले में लेखपाल को पीटा। मन माफिक आख्या न लगाने से नाराज थे एसडीएम। चकबंदी लेखपाल विकास सिंह से नाराज थे एसडीएम। पूर्व में एमएलए के साथ विवाद को लेकर चर्चा में आए थे। एसडीएम पहले भी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी कर चुके हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी एसडीएम पर कार्रवाई नहीं। चकबंदी लेखपाल संघ ने कमिश्नर डीएम से की शिकायत। जनपद की नरैनी तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा। तमाम शिकायतों के बाद भी एसडीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मेरे साथ घर में एक पत्ताग्राम का जो है मामला था भवन निर्माण संबंधी, जिसमें एक रिपोर्ट जो है गई थी हमारे जो है पहले भी जिलाधिकारी महोदय का और तहसील दिवस आईजीआरएस का ही आईजीआरएस में, तो उसमें दिया था, दोनों पक्षों ने दिया था। तो दोनों पक्षों के लिए जो है हमारे चकबंदीकर्ता के द्वारा रिपोर्टें गई हैं। तो हमको ये था कि चलिए ठीक है, अधिकारी हैं, चलता रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं वो था कि मतलब इस तरह से जो है करेंगे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब इस पर अगर कार्रवाई पहले तो होना चाहिए, हमें अपने उच्च अधिकारियों पे विश्वास है और डीएम महोदय पे यहाँ पे विश्वास है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगी। ये प्रकरण पत्था गाँव का है और ये प्रकरण आबादी से संबंधित है। इसमें लेखपाल के द्वारा मौके पर जाकर कुछ जाँच की गई। जाँच के क्रम में जो चकबंदी से संबंधित नायब तहसीलदार है, उनके द्वारा एक नोटिस इसमें जारी हुआ था। उसमें जब फर्दर जांच की गई उनके द्वारा, तो पाया गया कि चूंकि मामला प्रकरण आबादी का है और आबादी में चकबंदी लेखपाल को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उनके द्वारा फिलहाल वो नोटिस वापस ले लिया गया है। अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा विधायक को नहीं मिला पूजन का निमंत्रण। नाराज विधायक समरपाल सिंह ने अगले दिन खुद कराया पूजन। नाराज विधायक समरपाल सिंह ने अगले दिन खुद कराया पूजन। हवन कुंड पर पैर रखकर डाली आहुति। वीडियो वायरल। धार्मिक मर्यादा के अपमान पर मचा हड़कंप। बोले भगवान शंकर को भी नहीं मिला था बुलावा। प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। मेला व्यवस्था पर उठाए गए सवाल। पहले दिन प्रशासन ने कराया था सामूहिक पूजन। गंगा तिगरी मेला बना राजनीति का अखाड़ा। मेला व्यवस्था पर उठाए गए सवाल। बोलो सच्चे दरबार की, आरती गंगा मैया की भाई खड़ो। स्वाहा। बोलो सच्चे दरबार की, आरती गंगा मैया की भाई खड़ो। स्वाहा। बोलो सच्चे दरबार की। और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पशुधन विभाग ने अभिनव योजना शुरू की है। मंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में विभाग ने घोषणा की है कि किसान की सूचना पर खेत से पराली उठाकर उसके बदले गोबर की खाद दी जाएगी। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। पराली जलाने से फैलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ साथ ये योजना जैविक खेती को भी बढ़ावा देगी। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर विपक्षी नेता अखिलेश यादव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने। कहा गया कि वे उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं और अब बिहार में प्रचार कर महागठबंधन की स्थिति और बिगाड़ सकते हैं।
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदूषण के नियंत्रण को रखने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं और इस बार ये प्रयास जो है पशुपालन विभाग की तरफ से है और जो मंत्री उन्होंने सीधे आदेश जारी किए हैं कि पराली जो है उनको खरीदा जाए ताकि जो है प्रदूषण ना हो, किसान ना जलाएं। और हमारे साथ मौजूद धर्मपाल सिंह जी खुद बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री हैं। सर, कैसे देखते हैं कि इस बार जो है एक नई पहल आप लोगों की तरफ से की जा रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय दोगुनी करने का जो संकल्प लिया है वो निश्चित रूप से पूरा भी हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में एक नई परंपरा प्रारंभ हो गई कि धान के खेती कटने के बाद धान की जो पराली है, पुआर जो होता है उसको किसान जलाने का काम करता है। इससे प्रदूषण भी होता है और खेत में जो मित्र कीड़े हैं वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने कहा है यदि कोई किसान हमारी गौशालाओं में पराली पहुंचाने का काम करेगा या हमें सूचना देगा तो हमें उसे खाद भी देंगे और हम उसको उठाकर अपनी गौशाला में भी ले जाएंगे और हमारे पशुधन विभाग के अधिकारी भी इसको टाई अप करके ठीक करने का काम करेंगे। देखिए, इससे पशुओं को भी एक तो उन्हें बिछाने का काम आ जाएगा। जो ठंड का मौसम आ रहा है, जो पराली नीचे बिछा दी जाएगी वो एक तरीके से खाद बनकर गोबर में और उनकी पेशाब में मिक्स होकर एक अच्छी खाद बन जाएगी जो खेती के काम आएगी। खेती का उत्पादन भी बढ़ेगा और हम जो पुआल है उसको मंगवा करके उसका चारा बनाकर गायों को खिलाने का काम भी आएगा। दूसरा, बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय हो चुका है। बिहार की जनता ने अब मन बना लिया है। लेकिन इसको लेकर ओम प्रकाश रात भर भी पहुंच रहे हैं, वो भी प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं अपनी पार्टी का, कह रहे हैं कि हमें गठबंधन में रखा नहीं गया लेकिन फिर भी हम जो है क्या नाराज लग रहे हैं कि मान जाएंगे? देखिए, ओम प्रकाश जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा इस। धन्यवाद। तो ये थे जिस तरीके से बताया धर्मपाल सिंह जी कि किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य है उसमें एक बड़ा योगदान जो है कृषि क्षेत्र के दुग्ध पालकों का भी है और उसी के लिए जो किसान पराली अगर जलाते हैं उनसे प्रदूषण होता है उसको भी रोका जा सकता है। साथ ही जो है इससे गौशालाओं में कहीं ना कहीं किसान सीधे जुड़ सकते हैं और अपने खेत के लिए खाद जो है गौशालाओं से भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोशिश है कि प्रदूषण को रोकने की और किसानों की आय दुगनी करने में एक बड़ा कोशिश है कि कदम को आगे बढ़ाने की। आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। खबर पीलीभीत से है, जहां पर मकान पर जबरन कब्जा करने को लेकर दबंग घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए जमकर लाठी डंडे लेकर मारपीट करना शुरू कर दी। लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने मारपीट होता देख किसी तरह दोनों पक्षों के बीच बचाव किया। वहीं सूचना पर पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरी घटना को लेकर पीड़ित अफसर का आरोप है कि प्रार्थी एक संभ्रांत व्यक्ति है, लेकिन मोहल्ले में रहने वाले शकील अपने भाई शारिक एवं साथियों के साथ उसकी जमीन को कम दामों में खरीदना चाहता है, जिससे वो बेचने के लिए मना कर रहा था। मना करने पर विरोध में आरोपी ने अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर गाली गलौज की और जब विरोध किया गया तो दबंगों के साथ मिलकर मार पिटाई शुरू कर दी। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा सांसद खेलों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, वीरेंद्र तिवारी, शिवशंकर सिंह शंकरी, राजेश सिंह चौहान और संजय सिंह चौहान सहित बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद खेलों कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि खेल भावना, अनुशासन और टीम स्पिरिट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनवरत संचालित सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग के
8वें चरण तथा संसद खेल महोत्सव के अंतर्गत इंटर स्कूल एवं इंटर स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। खबर अमेठी से, जहां पर जिले में गोलियों की तड़तड़ाहट से जिला सहम उठा। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पेंगा गांव के बाहर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानम ने उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। पेंगा गांव निवासी अंकित सिंह गांव के बाहर मौजूद था, तभी बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावर पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली अंकित के पैर और हाथ में लगी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। घायल को तत्काल ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। गाड़ी पर टक्कर मारी। रायपुरवा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने लिव इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतका भारती देवी पिछले कुछ समय से आरोपी रोहित और वाहिद के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। दोनों के बीच अक्सर विवाद होते रहते थे। बीते दिनों कहासुनी के बाद आरोपी ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर की मदद से आरोपी को राजीव विहार इलाके से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसे शक था कि महिला के कई लोगों से संबंध थे, इसी वजह से उसने गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया। पिछले 1 तारीख को एक महिला की बॉडी मिली थी रायपुरवा थाना क्षेत्र में। प्राइमरी जब सूचना मिली, पुलिस वहां पे गई तो पता चला कि महिला की गले में दुपट्टा से हत्या की गई है। ये भी जानकारी मिला कि जो उसका पति था उसी पे डाउट था और कैमरे जो देखे गए उसके आधार पे भी उसी के पति के द्वारा हत्या करना पाया गया। जो पति था उसका जो नाम था रोहित उर्फ वहीद, ये अरेस्ट हुआ है यार और ये जेल जा रहा है। ये पिछले 1 साल से साथ में रह रहे थे और इनमें आपस में विवाद हुआ, फिर उसने दुपट्टे से हत्या करना बताया है। हमारी रायपुरवा पुलिस के द्वारा ये चैलेंज के रूप में लिया गया। रात दिन लग करके पूरी टीमें लगी थी और फाइनली पुलिस की उसको। खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट पे यातायात माह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद सिंह और डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समरिटन और धनराशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल, कॉलेज और सभी विभागों के साथ मिलकर बृहद जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
यातायात महा आज शुभारंभ हुआ है और इसमें भारी संख्या में जनता के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पुलिस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो वाहन चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, इनकी बहुत अच्छी उपस्थिति रही है। इसमें हमारा जो है पूरे माह का अभियान रहेगा, जिसमें हम लोग 5 उस पे काम करेंगे, 5 चीज़ पे काम करेंगे। इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, इन्फोर्समेंट है, इन्वायरमेंट है, इस पे हम काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करें और इस कानपुर को जाम से मुक्त कराने के लिए सुरक्षित लोगों का सुरक्षित और सुगम यातायात कराने के लिए हमारे पूरे प्रयास होंगे। खबर पीलीभीत से, जहां पर एडीएम ऋतु पुनिया तहसील दिवस में शामिल होने के लिए गई। इस दौरान बीसलपुर जाते समय सड़क के किनारे एक प्राथमिक विद्यालय देखा तो वहां पर विद्यालय का औचक निरीक्षण करने चली गई। इस दौरान उन्होंने वहां पर छात्राओं के एक क्लास में छात्राओं के साथ संवाद किया और उनको विटामिन के बारे में जानकारी दी है। कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब एडीएम ऋतु पुनिया किसी स्कूल में गई और उन्होंने वहां की छात्राओं से संवाद किया। बताया जाता है कि एडीएम मैम को बच्चों से काफी लगाव है और वो समय समय पर स्कूल जाकर उनसे संवाद किया करते। आप ही बताओ मैडम, रायता बनता है तो मिलता है बच्चों को कब? जिस दिन मेन्यू में होता है जैसे आज ही बना रहा था, आज ही बन रहा है तो मेन्यू तो मैडम क्या मेन्यू तो दही तो बनाया तो दे सकते हो। लड़कियों को तो हाँ, बालिकाओं को बालकों से ज्यादा विटामिन और प्रोटीन की आवश्यकता है। पालक पनीर। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर शिकारपुर तहसील व कस्बा स्थित मेरठ बदायूं हाईवे पर बुजुर्ग विधवा महिला को अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। बुजुर्ग महिला तहसील से लेकर जिलाधिकारी तक न्याय की गुहार लगाते हुए थक चुकी है। इसके बावजूद पुश्तैनी जमीन दबंगों से कब्जा मुक्त कराने में सफलता नहीं हासिल हो सकी है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। महिला के मुताबिक 5 बेटियों का भरण पोषण करते हुए पराये घर भेज रहे। स्थानीय स्तर पर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। परेशानियां दबंग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी दादी जमीन है भैया, 3-4 पीढ़ियों से आज से ना हमारी जमीन है आगे को, और जो दबंग है वो उनकी जमीन है पीछे को। अच्छा, तो वो मुझे धमकी दे रहे हैं जेसीबी बेटा में आकर जेसीबी। आपने अधिकारियों को शिकायत की है? हाँ, अधिकारियों को एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं हम। कहाँ दिए आपने? यहाँ एसडीएम के भी दिए, डीएम के भी दी, एसपी साहब के भी दी, सबके दिए हमने, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, सुनवाई नहीं हुई? नहीं। क्या अधिकारियों को भी धमकी दे रहे हैं? क्या आश्वासन मिला है? हमें अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। बड़े बूढ़ों से 3-4 पीढ़ियों से। विधवा की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ बदायूं हाईवे स्थित दबंगों ने विधवा की जमीन पर कब्जा किया। सीएम योगी से लगाई विधवा ने न्याय की गुहार। परेशान हो गया। बड़े बूढ़ों से 3-4 पीढ़ियों से। अब भैया हमसे बार-बार कहते हैं हम खाली करते हैं, बार-बार सिवनी जिले के पेश टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक तेंदुए द्वारा सांबर का शिकार करने का रोमांचक दृश्य पर्यटकों के कैमरे में कैद हुआ। तेंदुआ शिकार को मुंह में दबाकर जंगल की ओर ले जाता हुआ नजर आया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह दृश्य जहां रोमांचक रहा, वहीं पेश टाइगर रिजर्व की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य को भी दर्शाता है।
खबर पटियाला से, जहां पर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को डिजिटल और आधुनिक युग से जोड़ते हुए पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल का पूर्णतः ई अस्पताल के रूप में उद्घाटन किया और यहां मरीजों के लिए मुख्यमंत्री रोगी सहायता केंद्र भी समर्पित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब राजेंद्र अस्पताल में मरीजों को तेज, पारदर्शी और आसान स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। देखो अज दो प्रोग्राम है। पहला तो है ई हॉस्पिटल जिहदे पहला रजिस्ट्रेशन है, पेशेंट इत्थे आंदा फिर वो लाइन च खड़दा। असीं काउंटर बनाए आ बहुत सारे, उत्थे भी टोकन सिस्टम शुरू किया, उहदे नाल बहुत फायदा होया। बट हुण पेशेंट घरों अपनी पर्ची खुद बना के जिहड़ा टैक्स भी है ना जी, अजकल जिहड़े हर घर च कोई ना कोई बच्चा हुंदा वो घरों अपनी अपॉइंटमेंट लैके अपनी पर्ची बना के सीधा अपना ओपीडी में जा सकदा, उहनूं इत्थे आके वेट करन दी लोड़ नहीं है। ते दूजा इहदे नाल हैगा जिहड़ियां उहदी रिपोर्ट्स हुंदियां भी जदों उन्होंने अपना ब्लड भेजता ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜਾ सैंपल ਇੱਕੋ जगह ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ चला गया, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਆਣੀ शुरू हो गई है इमीडिएट। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।